अच्छा जी, तो आपके पास इसके लिए टाइम है कुल मिला के 35 मिनट्स। शुरू हो जाए जल्दी से। मैं रीड करूँ या खुद करेंगे? अच्छा, जैसे एक बच्चे ने कहा था, मैं मतलब सर आप रोज एक सवाल भी दिया करें। मैं प्रॉमिस आज से दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मेरे क्लाइंट फाइनल हो चुके हैं। तो आज से इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपको सवाल दिया करूंगा एवरी टॉपिक के। यानी लीज हो चुका है, लीज के देता रहूंगा, आंसर भी साथ दूंगा। सही है, ये प्रॉमिस है। वो अभी बस आज से रिकॉर्डिंग, जैसे तुम्हारे लिए कंसोल के देख ली ना सबने रिकॉर्डिंग, हो गया रिवीजन। अब ऐसे हर स्टैंडर्ड की दूंगा। सही है जी, बिल्कुल ये पक्का है। अब आज आपको लीज का सवाल भी दे दूंगा और कंसोल का भी एक सवाल। पर भी प्लीज पे फोकस करें, लग के करें, डिस्कशन के बगैर। सही है जी। एग्जैक्ट 35 मिनट है आपके पास, फिर हम शुरू करेंगे इसको। और यही होता है पेपर में कि जब नया सिनेरियो आता है तो वो हैंडल नहीं होता, तो वो नए सिनेरियो को हैंडल करने की कोशिश करें। अच्छा, खाली पहली रुक जाए। आ जाने पूरा डन करने दें। हाँ भाई, आप लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों? जल्दी बता दो जी। 10 मिनट वेट करें, करने दें जी। ओके, करें। अच्छा भाई, फिर मैं ये सवाल विदाउट एनी इफ एंड बट्स शुरू करते हैं सवाल। अब तो जानी टाइम भी मैनेज करना है ना हमने। अच्छा भाई, चलें जी। अब इसके बाद यार वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से दानियाल। अच्छा जी, अब सर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर वो कह ये रहा है कि भाई AEY लिमिटेड होल्ड करता है 75% शेयर्स इन MK लिमिटेड। दिस होल्डिंग वाज परचेज ऑन जनवरी 1 2019। सर यानी मेरी एक्विजिशन डेट है 2019। फिर वो क्या ये रहा है कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ AEY ग्रुप एज एट 31 दिसंबर ये दिए हुए, यानी कितने साल बाद के एफएस दिए हुए? 2 साल बाद के। चलें जी, हम यहां लिख देते हैं कि सर ये है आफ्टर 2 years। अच्छा भाई, यानी इसने देखें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे रखी हुई है। मुझे पता है पहली गलती ये है, इसको किस पे लेके जाना है? जिसको कुछ भी नहीं आया होगा इस सवाल में, सबसे पहले उसने ये वाली अकाउंटिंग की होगी कि भाई इसके नंबर निकाल लो बाहर। ऐसा ही है। चलें जी, इसके बाद इन्वेंट्री आ रही है, ट्रेडेड आ रहा है, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि ग्रुप रिजर्व, और इसके अंदर पेरेंट का अपना पैसा है और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन, और ये बैलेंस शीट हुई हुई है टैली। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना है कि सही टैली हुई हुई है या गलत। सही है जी। हम एक एक करके इसमें एडजस्टमेंट्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये बैलेंस शीट अगर सही टैली हुई हुई है तो फिर एडजस्टमेंट्स नहीं होती। एक एक करके देखते हैं एरर क्या क्या है इसके अंदर। वो बोल रहा भाई फाइनेंशियल कंट्रोलर ने रिवील की है ये इंफॉर्मेशन आफ्टर रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है। चलें जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा एक एक एडजस्टमेंट्स की। बोल ये रहा है कि ऑन जनवरी 1 यानी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ AIMK बिल्डिंग एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय रुपीस 2 लाख। यानी एमके लिमिटेड में जो हमने एक्विजिशन की थी उस दिन पे उसकी फेयर वैल्यू एक्सीड कर गई थी कैरिंग अमाउंट से 2 लाख रुपीस से। अच्छा जी, तो एडजस्टमेंट भी कितनी की आनी चाहिए थी? 2 लाख रुपए की। उसने कहा कि इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गई थी 20,000 से, यानी एक जीरो नशे में कम चार्ज कर दिया। अच्छा भाई, ड्यूरिंग द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज फिर बोल ये रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 years। भाई ये तो हो गई पहली एडजस्टमेंट यहां से यहां तक।
पहले इसका हिसाब किताब देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया इसके अंदर, कि अगर मुझे जो लगता है कि 2 लाख रुपए होना चाहिए था, हुआ 20 है, कितने से कम हुआ है? अच्छा आप समझते हैं, मैं अगर ये कहूं कि अगर 1,80,000 में ज्यादा की एडजस्टमेंट करता, जो कि अब कम है, इस चीज से मेरे नेट एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर 1,80 ऐड करूंगा तो मेरे नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाए, होने भी चाहिए ना। अच्छा जी, हुए वे कम है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नेट एसेट्स का इंक्रीज करने से, अच्छा अब देखो एक चीज को समझने के लिए दूसरे को तो कांस्टेंट रखना है ना। आप ये सोचें कि अगर मेरी कंसिडरेशन सही निकली हुई है, अगर मिक्स प्लेट बनाओगे तो खराब हो जाएगा सर, एक एक करके। मैंने कहा मेरी कंसिडरेशन कांस्टेंट है और मेरे नेट एसेट्स अगर ज्यादा करूं तो गुडविल क्या हो जाएगी। पर मसला ये है कि इस सवाल के अंदर जो मेरे पास गुडविल की कैलकुलेशन का मेथड है वो पार्शियल है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं अगर 1,80 से मैं अपने नेट एसेट्स को इंक्रीज करूं तो इसके एक सर्टेन परसेंटेज से मेरे नेट एसेट्स जो कि मेरा शेयर है तो मेरी गुडविल कम हो जाएगी। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि 1,80 का, आप पहले मुझे 75% बताएं। 1,35 आ गया, पहले तो इसका हिसाब किताब करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि सर हमारी जो गुडविल है वो 1,35 से रिड्यूस हो जाएगी। ये मैं एंट्री बना रहा हूं सर जनवरी 1, 2019 के दिन पे, जो कि सही होती उस दिन। फिर मैंने कहा जरा दिमाग लगाओ, आपके पास जो आपकी बिल्डिंग है वो कम पे रिकॉर्ड हुई थी उस दिन, जिसकी वैल्यू में इंक्रीज आना चाहिए था 1,80 का। अब दो बातें हैं, देखो जब नेट एसेट्स निकालते हो ना तुम लोग, तो नेट एसेट्स का एक हिस्सा तुम्हारा होता है, एक एनसीआई का। तो आपको नहीं लगता कि एनसीआई को जो हिस्सा तुमने दिया होगा वो 1,80 के 25% से कम होगा? अब 1,80 के 25% से उसको क्या करो? तो सर आपने क्या किया, एनसीआई के शेयर को इंक्रीज कर दिया कितने से? 45 से। सर आपने यहाँ पे 25% 45,000, यानी सिंपल आपने कहा कि अगर ये चीज मैं सही कर लेता तो बिल्डिंग वुड बी डेबिट, कंसिडरिंग कि मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। बिल्डिंग के डेबिट होने से दो इम्पैक्ट आते हैं, आपकी 75% गुडविल कम हो जाती है, यानी इसी के 75% से ना, और 25% से एनसीआई बढ़ जाती। भाई यहाँ तक कुछ सवाल? पक्की बात है। चले जी, इस एडजस्टमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ खत्म हो गई। अब इसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर आप यहाँ पे 1,80 सही कर चुके हैं तो आपने देखना यह है कि यही वो अमाउंट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताएं, एक साल का इंक्रीमेंटल चार्ज करूं, 2 का? अच्छा, दिस 180 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कैरिंग अमाउंट नहीं निकाल दो, डेप्रिसिएशन निकाल दो। ये भर नहीं मांगना एग्जाम में, डेप्रिसिएशन निकाल दो। तो सर मुझे एक बात बताएं, वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीमेंटल, पहले तो 180 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? ये आ गया 72,000 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, जो कि बुक नहीं हुआ। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें इसकी एंट्री ये बनानी चाहिए कि ये एक्सपेंस अगर बुक हो जाता तो कितने लोगों में बढ़ता? तो मेरा जो ग्रुप रिजर्व है इसके 75% से कम हो जाएगा और एनसीआई 25% से कम हो जाएगा। तो प्लीज इसके हिस्से बना दो, इसका 75% और 25%, इसका 75% कितना आ रहा है? और 18,000। मैंने कहा कि भाई हमारी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो पूरी 1,80 रिकॉर्ड होने के बाद फिर ये 72,000 से क्या होती? कम होती।
और इस लॉस को मैं कितने हिस्सों में बांटता, क्योंकि सब्सिडी के कितने मालिक हैं, 2, पेरेंट, एनसीआई। हाँ भाई, यहां तक कितने लोगों ने सही किया था? बिल्कुल सही, गुड। नेट कर दिया तो इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? ऊपर वाली खराब थी एंटी, चलो जी सही है। सिंपल बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने से गुडविल कम हो जाती, एनसीआई का हिस्सा बढ़ जाता, सब्जेक्ट टू की कंसिडरेशन सही है। सही है जी, ओके। ये तो हो गया पहला हिस्सा इसका। अब सर पहली एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई, इसका कुछ हिस्सा खत्म हुआ है। सही है जी, आगे। अब गेम तो ये है कि ये किसी ने पिक किया हो तो मजा आ जाए। सही है जी, इसको अगर सुकून और तामुल से समझना, मैंने इसमें पूरा IAS 1037 घुसाने की कोशिश की है। सही चीज है, देखिएगा। वो कह ये रहा है कि भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज थी सब्सिडरी की बुक्स में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने कोई ना कोई इसकी फेयर वैल्यू निकाली होगी। अच्छा, डिस्क्लोज कितने से थी? तो ये डिस्क्लोजर है, मेरा इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फेयर वैल्यू जो थी 56230 थी। अच्छा जी, तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लीगल प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज हुई हैं 15 मार्च 2021 को, यानी ये किस साल की बात कर रहा है सर? अगले साल की, यानी ईयर एंड के बाद। और देखते हैं एजीएम से पहले है या नहीं है। अकाउंट्स ऑथराइजेशन डेट, सही है जी, ओके। अब आगे सर, रिजल्टिंग इन केस ऑब्लिगेशन टू पे 80,000, यानी फाइनल डिसीजन आ चुका है कि अब हमें कितने पे करना है? 80,000 पे करना है। सही है जी, आगे। ड्यूरिंग द ईयर 2020 AMK provided provision relating to this legal case by 45,000, यानी जो सब्सिडरी है उसने 45,000 का 2020 में प्रोविजन बुक किया हुआ है। यानी अब ये देखते हैं, यहाँ पे सिनेरियो बनाते हैं। सर अगर हम ये कहें कि ये हमारी सब्सिडरी की बुक्स हैं, सब्सिडरी ने ये कहा कि भाई जनवरी 1 पे 2019 पे हमने क्या किया हुआ है? डिस्क्लोज किया हुआ है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, 2020 के दिसंबर तक कितने रिकॉर्ड कर लिए हैं? सब्सिडी ने प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है? 45,000 का। चेक भी कर लेते हैं भाई, क्या 45 का ही बनाया हुआ है? यस सर, 45 का बनाया हुआ है। ये सब्सिडी कर चुकी है और सब्सिडी ने 45,000 का प्रोविजन बुक किया हुआ है। यानी प्रोविजन बुक करने का मतलब है एक्सपेंस चार्ज हो चुका है। ये किसने किया है? सब्सिडी ने। पर एक्विजिशन पे कुछ नहीं था, आपकी रिपोर्टिंग डेट पे वो 45,000 चार्ज कर चुका है। चलें जी, अब आगे देखते हैं। पर अभी तो कहानी बना रहे हैं, पहले तो वो सीख रहे हैं। अच्छा भाई, इसके बाद एम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020 पर ऑथराइज फॉर इशू ऑन मार्च 1, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडी के केस में, ये बहुत सुकून से समझना, इसमें घुमाया था प्रॉपर, और ये पूछ सकता है वो एडजस्टमेंट लिंक करके। सुनिएगा, क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट है वो 1 मार्च 2021 है, और सर ये डिसीजन कब आया है? 15 मार्च को। तो सर टेक्निकली सेपरेट बुक्स के हिसाब से सब्सिडी के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अगर आपको ये बात पिक हो गई हो। देखो, मैं पहले उसको ना क्यूमुलेटिवली नहीं, उसकी इंडिविजुअलिटी में देख रहा हूँ कि अलग से देखो तो क्या है। सही है जी, तो भाई क्या ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो कि ये बात समझ आती है कि सब्सिडी के लिए सेपरेट बुक्स में ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है।
क्यों? क्योंकि अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले नहीं हुआ, अकाउंट्स की ऑथराइजेशन के। अच्छा, अगर यही रिजल्ट ऑथराइजेशन से पहले आता तो सब्सिडी को प्रोविजन बुक करना चाहिए था पूरे 80,000 का। क्लियर है? अभी उसने कितना किया हुआ है? तो उसने अपने अंदाजे से किया हुआ था भाई, प्रोविजन इज एन एस्टीमेट ना, ये अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, यही है ना, यही तो फर्क है। ओके जी, आगे। अब सर बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड बुक्स की। आगे वो कहता ही है कि भाई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ग्रुप के दिए हुए आपको, वो आज दिए हुए, यानी डिसीजन की डेट के बाद। बात समझ आ रही है ना कि भाई डिसीजन की डेट के बाद, यानी आपके सेपरेट फाइनेंशियल, अब इसको यूं समझते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल सब्सिडी रेडी हैं, वो ऑथराइज भी हो चुके हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी रेडी, क्योंकि प्रैक्टिकली भी सब्सिडी का ऑडिट होगा तो वो कंसोलिडेट होंगे ना, अदरवाइज को कंसोलिडेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी बोलेगा भाई ग्रुप के अकाउंट्स देखते हैं तो वो ऑडिटेड होंगे या अनऑडिटेड। अच्छा, वो ऑडिट हो चुके हैं, वो फाइनल भी हो चुके हैं, अप्रूव भी हो चुके हैं। अच्छा जी, जब मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ तो क्या वो 1 मार्च है या अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट है या उसके भी बाद है? अच्छा, तो अब आपको IAS 1037 अलॉन्ग विद IFRS 3 ये कहता है कि कोई डिसीजन अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट के बाद है, किसकी? सब्सिडी की, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी फाइनल नहीं हुए हों, तो उस केस में आपको करना ये है कि अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले लेना। कौन सी इंफॉर्मेशन? देखें, बात समझें। मैं कह रहा हूं सेपरेट फाइनेंशियल में प्रोविजन कितने का बुक किया हुआ सब्सिडी ने? 45, क्योंकि डिसीजन कब आया? ऑथराइजेशन के। तो मैं पहला सवाल तुमसे ये करता हूं कि सब्सिडी ने गलत किया है? उसने अपने हिसाब से, देयर इज नो एरर इन द बुक्स ऑफ सब्सिडी, उसने अपने हिसाब से सही किया हुआ है। मैंने कहा कि भाई आप जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो वो जो तारीख है वो सब्सिडी की ऑथराइजेशन के बाद है। अब सब्सिडी अपने सेपरेट बुक्स को तो चेंज नहीं कर सकता, पर जब आप कंसोलिडेटेड बुक्स बना रहे हैं अपने और सब्सिडी को उठा के, तो उस केस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कह रहे हैं कि जब आप कंसोलिडेटेड ग्रुप के फाइनेंशियल बना रहे हैं तो आपके पास एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो क्या आपने फाइनेंशियल में पुरानी इंफॉर्मेशन दोगे, न्यू इंफॉर्मेशन? अच्छा, व्हाट इफ, एक सवाल है मजे का, व्हाट इफ के अकाउंट्स ऑथराइजेशन के बाद ग्रुप के फाइनेंशियल अप्रूव हो जाते हैं और डिसीजन बाद में आता, तो फिर उसका कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल, क्या आप लेंगे? तो सर इसमें आपने क्या सीखा आज की क्लास में? इसमें आपने ये सीखा कि ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले आपका कोई इवेंट हुआ, सही है जी, तो वो तो एडजस्टिंग इवेंट है, पर अगर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन के बाद कोई इवेंट हुआ तो वो क्या है? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स मौजूद, पर ग्रुप के हिसाब से आपके पास देयर स्टिल अ चांस कि आप उसको सही कर सकें, पर सेपरेट बुक्स में, कंसोलिडेटेड में, क्योंकि वहां पे ट्रू एंड फेयर क्यों आना चाहिए। बात क्लियर है? चलें जी आगे। अब हमने ये कहा, अच्छा ये कहानी पूरी समझ आ गई। फाइनेंस मैनेजर इनकॉर्पोरेटेड फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी अपॉन एक्विजिशन, यानी सर ये बात मुझे समझ आ रही है कि पेरेंट एंटिटी, बिल्कुल, उसने 56 यहां पे कर लेते ना जी, 56220 है, ओके जी, 230 रिकॉर्ड किया हुआ है। सर अल्लाह का शुक्र ये है कि एक्विजिशन डेट पे कोई पंचाज नहीं है, यानी यहाँ सब सही है। अच्छा, इस पूरी कहानी के मतलब ये समझ आया कि यहाँ सही है, सही है। अब सर इसको लेके चलते हैं एट रिपोर्टिंग डेट। पहले मुझे बताओ क्या है रिपोर्टिंग डेट पे, एट रिपोर्टिंग डेट पे 45,000 ऑलरेडी पार्क्ड बाय सब्सिडी है, सब्सिडी ने ऑलरेडी इसका लॉस बुक कर चुका है, ऐसा ही है जी। अब इधर देखें सर, वो आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह ही रहा है, however he is not sure about the treatment at the reporting date, therefore he additionally accounted for the liability as at 31 December 2020 by the same amount that was probable at January 1। यानी वो कह ही रहा है इस बावले ने वापस से 56
230 यहाँ पे भी पार्क करके इसने ये किया है, क्योंकि कंसोलिडेटेड एफएस तुम्हें दिए हुए ना, तो मुझे बताओ उसका सम कितना आ रहा है जानी जल्दी। 101,230। हम खाली अपने सवाल में वो जो आपके पास कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है उसको जाके देखें, तो सर ये प्रोविजन फॉर लीगल केस ऐसा है, यानी उसने मेरे ख्याल से गलत किया हुआ। सही है जी। अच्छा अब इधर, अच्छा भाई क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये हो चुका है। सही है जी। अब होना क्या है उसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा भाई अब हम देख ही लेते हैं, होना ये चाहिए। अगर मैं इसमें कुछ गलत करूं तो आप बता सकते हैं। सही है जी। इधर देखिएगा, मैंने कहा एड एक्विजिशन 56230 होना चाहिए था। सही है जी। एड रिपोर्टिंग 45,000 तो वो खुद बुक कर चुका है। मैं आपसे अगर लॉजिकली पूछूं, आपको केस का डिसीजन पता लग चुका है, कंसोल अकाउंट फाइनल होने से पहले आपको कितने पे करने हैं? 80,000। क्यूमुलेटिवली कितने पे करने हैं? तो आपको रिमेनिंग प्रोविजन यहाँ पे कितने का करना चाहिए? हाँ हाँ गलत, रिमेनिंग का यानी रिमेनिंग का। तो 80 और 45 45 का डिफरेंस कितना है? यही है। हाँ भाई मुझे खुद बताया, हम आप खुद लॉजिकली सोचें भाई, आपके हिसाब से प्रोविजन कितना होना चाहिए? 80। तो मैं और कितना बुक करूं? 45। ऐसा ही है। तो मुझे बताएं 56230 ये आ गया, इन दोनों का सम आ गया 80। ये होनी चाहिए थी सूरत हाल। ऐसा ही है। अच्छा अब आप एक मुझे बात बताएं सर, इन दोनों का डिफरेंस -80 माइनस और ब्रैकेट में माइनस करके करना। ये मैं आपको यूं बताता हूं जानी, -80,000 फिर आप करना -56230, क्योंकि यही इसकी सही रिप्रेजेंटेशन होगी। कितना आया? 23770। ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, इस नेगेटिव को समझा देता हूँ लॉजिक के साथ, ताकि आपको आगे जाके ये मसला ही नहीं है। सुने भाई, मेरे हिसाब से मैंने आपको जो रिवीजन वीडियो दी थी उसमें भी ये बात समझाई थी। ग्रुप के हिसाब से आपने इतने पैसे तो गुडविल के लिए दिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हाथ क्या राज क्लियर करके जाओ मुझसे। भाई ग्रुप के हिसाब से आपने कहा था कि भाई मैं ये लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूं, जिससे नेट एसेट्स क्या हो गए थे? गुडविल। तो दैट मींस कि आपने इस 56230 की एक्विजिशन पे एंट्री बनाई थी, गुडविल डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ये कब बनाई थी आपने? अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं, आगे जाके लायबिलिटी सेटल भी होती है तो आप इसका एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसकी हिट ग्रुप के हिसाब से कहाँ ले चुके थे? गुडविल में। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब पहले बताओ, ये बात लॉजिकली समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, 56230 के ऊपर अगर 1 रुपया भी पे करूंगा वो मेरा एक्सपेंस है। 56230 के ऊपर 1 रुपया भी पे करूंगा वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात समझ आ रही है ना? तो आप ये देखें जरा, 80,000 और 56230 का डिफरेंस यही आ रहा है ना? ऐसा ही है ना? तो टेक्निकली ग्रुप के हिसाब से जो एंट्री बननी चाहिए वो ये है सर, प्रोविजन होना चाहिए था क्रेडिट। सही है जी, 23770। और एक्सपेंस होना चाहिए था डेबिट, कितने से? 23। ये ग्रुप की एंट्री बननी चाहिए थी। ये किसकी एंट्री बननी चाहिए थी? ग्रुप की एंट्री। देखो जी, अच्छा ये क्यों बता रहे हैं सर आप? वो तो करेक्शन करवा लेना भाई, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने को आ जाए तो पीएनएल में एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे? बात समझ आई? ये साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूं ना कि भाई पीएनएल में हेड ही आती है।
पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब ये बात क्लियर है पक्का? अच्छा जी सर, कंटिजेंट लायबिलिटी जब पेरेंट ने एक्विजिशन पे अकाउंट फॉर किया होगा तो गुडविल डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट किया होगा, बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, सही है जी। अच्छा भाई यहाँ तक कोई सवाल है तो हाथ क्या पूछो, कोई हिचकिचाहट के बगैर जी। सर मैंने ये किया था, अच्छा वैसे ही मैंने एडजस्टमेंट नहीं निकाली है अभी, मैंने ये बताया कि ये होना चाहिए था, ये सही वाला किया है मैंने, एडजस्टमेंट अभी कर पाऊंगा भाई। पहले मैं सबको क्लियर कर दूं, ये मैंने एरर को सही नहीं किया है, मैंने किया ये है कि ये होना चाहिए था, समझाने के लिए कि पीएनएल की हेड ये है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कोई तुम में से अगर बता दे मान जाऊंगा, मेरी बैलेंस शीट में असल लायबिलिटी कितने की आनी चाहिए थी? 80,000 की, पक्की बात है, वेरी गुड, आपके सामने दिख भी रही है यहाँ पे। पर 80,000 की जानी आती कब? जब आप ये एक्सपेंस बुक करते हैं, जब आप ये एक्सपेंस, तो आपने एक मेरी तसल्ली के लिए मुझे बता दो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि सही ट्रैक करो तुम लोग, आपने पूरा 80 का एक्सपेंस क्यों बुक नहीं किया, आपने डिफरेंशियल का क्यों किया? क्योंकि कुछ आपने गुडविल के नाम पे बुक किया, आपके लिए वो एक्सपेंस, आपके लिए उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस है, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से आपने डे 1 पे बोला था इतने पैसे गुडविल के दे रहा हूं, तो अब इसके ऊपर जो लायबिलिटी जाएगी वो एक्सपेंस होगा, तो वो मेक सेंस। भाई बात क्लियर हो गई, यहाँ तक चलें जी। सर जी ये तो क्लियर कर दिया हमने। अच्छा अब मैं करेक्शन की एंट्री बनाऊंगा, 2 मिनट में बन जाएगी, सही जी। इधर देखें सर, मुझे एक बात बताएं, आपकी लायबिलिटी कैरी हो रही है इतने पे, होनी चाहिए तो यहां से यहां तक के सफर में ज्यादा पे लायबिलिटी है, कम करूं, ऐसा ही है, तो रिवर्सल कितने का आ रहा है? 21230। आप कह रहे हैं सर 21230 की एडजस्टमेंट पार करूंगा, ये वो एडजस्टमेंट होगी जो सवाल को हिट करेगी, तो ये लंबी क्यों की थी? समझाने के लिए, सही है जी। अच्छा भाई तो आपने क्या कहा कि सर मैं लायबिलिटी को करूं डेबिट, यानी प्रोविजन को 21230, तो सर मुझे एक बात बताएं ना, ये तो आपने 21230 डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करूं? 2 लोगों पे हिट आएगा, इनकम है ना। अच्छा भाई आपने कहा कि सर ग्रुप रिजर्व को इंक्रीज करें और एनसीआई को इंक्रीज करें 159253। अच्छा एनीवन जिसने ये सही बनाई हो, अब यहाँ पे एक ने सही बनाई है, पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इससे बना दी थी तूने, तो ये वो बना दी जो बननी चाहिए, समझ रहा है? ओके जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जानी, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा पप्पू? चलें जी, अब एक और चीज मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली जो इसने हरकत की है 56230, जो इसने किया था ना, इसने बताओ एक्सपेंस कितना बुक किया था इस हरकत से? 45,000 का। इस हरकत से जो इसने किया था, इससे एक्सपेंस कितना बुक हुआ था? 45,000 का। बुक कितना होना चाहिए? 23,770 का। दोनों का डिफरेंस लो, 21230। मैंने एक्सपेंस और लायबिलिटी दोनों से मैच करके दिखा दिया। बात क्लियर? देखो यार, रट्टा लगाने के लिए ना तो ये था ना कि भाई वहां पर जीरो रख देना, पर वो जीरो क्यों रखना, अमाउंट क्या है, वो ये गेम है। सही है जी। आई होप कि कंटिजेंट लायबिलिटी अब ऑनवर्ड्स आपको आसानी से हैंडल हो जाएगी इसके बाद एटलीस्ट। सही है जी। नोमान तू टेंशन में लग रहा है, मेरे को कोई नहीं, सवाल ही ऐसा ही है। सही है जी। ये सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए है कि भाई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि कुछ भी आ सकता है पेपर में। सही है जी। कॉन्सेप्चुअली साउंड है तो कोई मसला नहीं है, मैंने ये करा दिया तुम्हें। सही है जी भाई, आगे चलें। ये करेक्शन एंट्री आ गई, सही गलत दोनों बता दिया आपको मैंने। चलें जी, क्या कंसिडरेशन के मामला खत्म हो गए? पहली एडजस्टमेंट, अल्लाह का शुक्र है, पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। चलें जी, अब दूसरी एडजस्टमेंट। नहीं बिल्कुल, अब इंशाल्लाह देखो ऐसा सवाल आएगा ना तो तुम्हें मैं ये प्रॉमिस है कि तुम्हें वहां पे सोचने की नीड नहीं होगी, तुम्हें एटलीस्ट पता होगा डायरेक्शन क्या है। ये तो पहली बार किया ना तुमने,
अब ऐसे पहले जब कंसोलिडेशन शुरू किया था तब मौत आती थी, वो आसान लगने लगे, तो ये आ गया। सही है, तो अब ये इंशाल्लाह ऑनवर्ड, अभी तो डेफर्ड टैक्स बाकी है, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सवाल कैसा होता है। सही है जी। इधर परचेज कंसिडरेशन ऑफ एम के शेयर्स कंप्राइजेस ऑफ, अच्छा ये आप ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ अभी मैंने नेट एसेट सही किए हैं, और नेट एसेट्स में जो जो जहां जहां इंपैक्ट है वो सही कर दिया एंट्रीज के बाद। अब बारी आती है नेट एसेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट की। ये भी बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट सही करूंगा तो गुडविल लेगी, ऐसा है। चलें जी आगे। परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले बाबू क्या कह रहे हैं भाई, कैश कंसिडरेशन 1.5 मिलियन की बोल रहा है वो, आउट ऑफ विच 702464 पेबल था 19, 20, 21 3 साल बाद। सही है जी। अच्छा भाई, फर्दर AEY committed to issue 2 shares in parent entity for every 1 share in subsidiary on January 1, यानी ये भी इशू करेगा 1 साल के बाद। शेयर कैपिटल ऑफ AMK लिमिटेड was ₹1 मिलियन, और उसने बता दिया कि भाई वो अनचेंज था। शेयर प्राइस दी हुई है पेरेंट और सब्सिडरी की कोई 65 और 50 की, और जनवरी 1 पे दी हुई है 75 और 64 की। अच्छा भाई, ये तो उसने पूरी कहानी बता दी कि 2 कंसिडरेशंस आपने पे किए, मेरे ख्याल से 3, पहला कैश, दूसरा डेफर्ड, तीसरा शेयर्स, ये 3 कंसिडरेशंस हैं। अच्छा जी, अब वो कह ये रहा है कि भाई उसने जो अमाउंट पे करनी थी 3 साल बाद उस नशई ने उतने पे रिकॉर्ड कर दी है। अच्छा, उतने पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि उसने उसको डिस्काउंट नहीं किया। अगर डिस्काउंट करता तो इन्वेस्टमेंट कम होती तो गुडविल भी, इसका इम्पैक्ट बता रहा हूं सिर्फ। बात क्लियर है? चलें जी आगे देखते हैं। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 702, ये क्या था अमाउंट इसका, 2464, अच्छा ये वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2021 की, हमने अकाउंटिंग करनी थी जनवरी 1, तो सर अगर हम इसको यहां से उठा के यहां पे लेके आए 5 लाख रुपीस, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात ये बताओ कि उसने तो ये कहानी की है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब जब उसने ये कहानी की तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि भाई अब जो पहले इसकी और इसका डिफरेंस है 202464, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताइए, 202464 से आपने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ था ज्यादा, नेट एसेट्स को कांस्टेंट मानो, तो आपकी गुडविल थी ज्यादा, अब हो जाएगी कम। तो सर आपने, अच्छा इसका कोई एनसीआई पे हिट होगा? क्योंकि ये सिर्फ पार्शियल गुडविल है, ये आपका है। सही है जी, ओके। इधर अब सर आपने किया ये कि इस वाली चीज से आपने ये पहले दिन की बता रहा हूं, सही है जी, आपने किया ये होगा कि डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट हो गई होगी 202464 से, और आपकी गुडविल हो गई होगी क्रेडिट 202464 से, ऐसा ही है। ये तो पहले दिन की एडजस्टमेंट होगी, बट मुझे ये लगता है कि जब पहले दिन पे अमाउंट गलत थी तो आगे का इंटरेस्ट भी गलत होगा, तो इसको भी आप लोगों ने ही अकॉर्डिंगली देखना है। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं 2 साल होगा। हमने कहा कि भाई जनवरी 1 2019, फिर ये आ गया भाई हमारे पास जनवरी 1 2020 और 31 दिसंबर 2020, या गया इंटरेस्ट 2019 का, ये इंटरेस्ट 2020 का। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे लिखा हुआ, यहां तक आई थिंक दिमाग गया था नहीं गया था, ये भी डिस्कस करते हैं। सही है जी। अच्छा हुआ है ये जी,
होना चाहिए था। तो सर इन दोनों का डिफरेंस तो आपने डे 1 पे सही कर लिया। कितना जी? 2024 यही है जी। अच्छा अब इंटरेस्ट रेट कितना है? अच्छा देखें, इंटरेस्ट बुक होना चाहिए था 5 लाख पे, ऐसा ही है। 84,296 या 5? अच्छा भाई अब मुझे बताएं इन दोनों का सम कितना आ गया? नहीं तो इसको इसको प्लस करो ना। 702464 प्लस 84296 78 अच्छा 7867 ओके जी। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा 944, इन दोनों को सम करो। 7। अच्छा भाई क्या मैं कह सकता हूं कि ये ग्रो होते होते वहां आया होगा 881171? सही है जी। होना चाहिए था कि भाई ये होता यहाँ पे और फिर ये इन दोनों का सम। ऐसा ही है। अच्छा भाई पहले बताओ यहाँ पे कोई मसला? मैंने बोला कि भाई हुआ ये है, होना ये चाहिए था, दोनों के डिफरेंसेस आपके सामने है। अच्छा भाई अब अगर मैं पीएनएल का इम्पैक्ट निकालूं तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हुआ हुआ है? 24296 27211 और सर इन दोनों का सम करूं 51507। यहां तक कोई मसला? ऐसा ही है। अच्छा अब एक काम ये करते हैं ना, मैं इसको मिटा के यहाँ पे क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट पार करने लगा हूं। सुकून से देखिएगा इस बात को। सर जब डिस्काउंट नहीं हुआ तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट भी बुक नहीं हुआ होगा? नहीं, ये तो डेफर्ड कंसिडरेशन है ना। एक मिनट ना, ये चेक कर लेते हैं ना। ये डेफर्ड कंसिडरेशन की अमाउंट देखो कितनी आ रही है 881171। तो क्या ये पुरानी वाली है, ग्रोथ के बाद है? तो वे सवाल से ये भी पता लग रहा है कि उस नशई ने इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट क्या किया है, चार्ज किया है। तो ये देखो आई थिंक ये मैंने भी ये निकाली है नीचे अमाउंट मैच, वरना वो स्टैटिक होती है ना। देखो अगर डेफर्ड कंसीडरेशन से ग्रो नहीं कराई होती तो अमाउंट क्या कर रही होती, मैच कर रही होती। ऐसा ही है। क्लियर है वजह? बिल्कुल। अच्छा आप जानी इन दोनों का डिफरेंस बताओ, लायबिलिटी का, डेफर्ड कंसीडरेशन का, जल्दी। 881171 माइनस 627200 253971। जानिए आप इधर देखेंगे प्लीज फोकस के साथ। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी डेफर्ड कंसीडरेशन को मैं सीधा सीधा कम करूं 253971 से? ये डेबिट हो गई, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। अच्छा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज हुआ हुआ है? यस। ये अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये बहुत सोच के बतानी है। मेरा इंटरेस्ट अगर बच्चों ज्यादा चार्ज हुआ हुआ है, वो कितना ज्यादा चार्ज हुआ हुआ है? 51507। इसके कितने हिस्से बनाऊं? एक ही हिस्सा, क्योंकि ये पेरेंट एंटिटी की किताबों का है, सब्सिडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर मैंने ग्रुप रिजर्व को इंक्रीज कर दिया 51507। मैंने डे 1 पे गुडविल कितनी एक्सेसिव थी? 202464। देखो ये एंट्री मैच है, ये एंट्री मैच है। ये गुडविल भी सही हो गई, लायबिलिटी भी सही हो गई, ग्रुप रिजर्व भी सही हो गया। हाँ जी ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? ये बस एक लाइन की एडजस्टमेंट थी और उसमें ये काम थे। सही है जी। ओके अब सर ये भी हो गया, शेयर्स का भी कोई पंगा है?
अच्छा भाई, शेयर्स कंसिडरेशन के लिए मुझे एक बात बताएं, हमने 75,000 शेयर्स खरीदे सर, ये कैसे निकाल लिया आपने सर? 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 75 नहीं, 75% ना। ओके जी, 75,000 शेयर आ गया। ओके जी, पर मैं इसको 2 करूंगा, कितना आ गया? 150। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इसको शेयर प्राइस 1 साल बाद की पिक करनी चाहिए, एक्विजिशन वाली ना, क्योंकि हमने कमिट तो यहाँ किया ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आएगी। अच्छा भाई, तो अब समझने की बात यह है कि उसने हमें 65 करनी चाहिए, उसने कितनी की है? 75, यानी कि ये ज्यादा। अच्छा भाई, हमने कहा भाई मेड टू बी मेड, हमने यहां पे कहा भाई शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। मेरे हिसाब से शेयर कैपिटल उसने 1.5 पे ही रखा होगा, बाकी जो प्रीमियम है वो 1,50,000 इंटू 65 किया होगा, 97, यही है। अच्छा भाई, और मुझे बताएं कि टू बी मेड में ये तो 1.5 मिलियन का ही होना चाहिए था, सही है, पर ये 850 इंटू 55 होना चाहिए था, 8250,000, ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, मैंने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा पे रिकॉर्ड किया है कम पे? ज्यादा पे होना चाहिए था। अच्छा अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि कितने ज्यादा पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सर मुझे एक बात बताएं, शेयर प्रीमियम को हमने डेबिट किया 1.5 मिलियन से, तो क्रेडिट क्या करूं? इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो क्या हो जाएगा? गुडविल। तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना तेरी बुक्स में, कंसोलिडेटेड में जो चीज है ही नहीं उसको निकालेगा क्या? ये बात क्लियर है जी? क्योंकि 1.5 मिलियन से इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल भी क्या होगी? ज्यादा होगी, हमने उसको भी क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। क्या देखो, इन्वेस्टमेंट होती है हमारे बुक्स में तो फिर वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वरना कंसोलिडेशन नहीं हुई होती। सही है। ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट है वो बोले IFRS 9 की इन्वेस्टमेंट है, इसकी अकाउंटिंग नहीं की, तो वो फिर अकॉर्डिंगली। सही है। 475, हाँ हो सकता है कोई डिविडेंड दे दिया हो प्रीमियम में से, मतलब तुम कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो हमसे तो ज्यादा नहीं है ना। सही है। इधर भाई सवाल बनाया है मैंने, तो मुझे पता है कि क्या जवाब देना है इस पे। भाई अगर शेयर प्रीमियम आपका यहाँ पे आपको कम दिख रहा है, तो डज इट इंडिकेट के पूरा प्रीमियम आज तक का? भाई हो सकता है मेरे पास इजाजत है प्रीमियम में से क्या देने की? डिविडेंड। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैंने यहाँ से डिविडेंड दे दिया और ये भी आपको कम दिख रहा हो। बात क्लियर है? ओके, खुश है? इधर चलो। यार मतलब मैं तो दिन भर का काम है ना ये, मुझे पता है। इधर चलो जी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये भी देखो सवाल वैलिड था इसका कि शेयर प्रीमियम कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि वैसे ही ज्यादा बुक होना चाहिए था। तो भाई इसका पे जवाब एक ही बनता है ना, कि भाई डिविडेंड दे दिया होगा। सही है। पर खैर समझने की बात यह है कि अगर मैं एग्जैक्ट रखता वहां पे तो फिर कुछ सोचने के लिए, देखो इससे ये भी सीखना है, तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ कि सवाल को जाके एग्जाम में चैलेंज नहीं करना, सवाल को सोल्यूशन देना है बस, दैट्स इट। ये नहीं कि ये तेरे से भंगी एंट्री तो हुई नहीं, तू बोल रहा है कि वो प्रीमियम आपने गलत रखा हुआ इधर। सही है। चलो अच्छा भाई, अब आगे। अब मुझे एक बात बताएं भाई, इसके बाद मेरे ख्याल से एक नॉर्मल एडजस्टमेंट आ गई है, ये वाली तो देखिएगा। अच्छा सब्सिडी ने बेचा है, सब्सिडी ने बेचा है ना, पर ये कह ये रहा है कि नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन दिस रिगार्ड। अच्छा पहले तो ये बताओ, 50% अमाउंट सेटल नहीं हुआ, तो सर आपने, ये तीसरी एडजस्टमेंट है। अच्छा आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया
अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया, अच्छा जानी इन्वेंट्री कितने से? 20,000, पक्की बात है। नेट एसेट ये ग्रुप रिजर्व और एनसीआई। ग्रुप रिजर्व में बताओ कितना? 15,000। अच्छा देखो, जब ये एंट्रीज बन जाए ना तो बैलेंस शीट में से प्लस माइनस है एक एक एंट्री का, वो खुद ही वैसी मैच है वो इधर। अच्छा भाई, चौथी एडजस्टमेंट डिविडेंड की है। अच्छा प्लीज मुझे बता दें जल्दी से कि डिविडेंड किसने रिकॉर्ड नहीं किया सब्सिडरी ने? आगे सुने, अगर सब्सिडरी रिकॉर्ड करेगा तो वो नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे उसके? ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया है कि जिसकी बुक्स का एरर होगा वहां जाके सही करेंगे। तो पहले तो डिविडेंड की अमाउंट बताओ कितनी है जल्दी से? 1125, ये टोटल है 150 है ना, 150। अच्छा भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 का यानी टोटल डिविडेंड है, ऐसा ही है। अच्छा 150 का जब ये टोटल डिविडेंड है तो मुझे आप एक बात बताएं, मैंने डिविडेंड रिसीवेबल बुक किया हुआ होगा 150 है या मेरा हिस्सा है? अच्छा तो हमने डिविडेंड रिसीवेबल को 11 बुक्स में भी इतना ही है, चलें जी। अच्छा इससे ज्यादा भी हो सकता था, एक मिनट ना, नहीं एसोसिएट का सही बोल रहा है वो, ये रहा। और एसोसिएट का देखो, एसोसिएट ने तो डिविडेंड दिया है पर उसका रिसीवेबल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो रियलाइज हो चुका होगा, नशे ही नहीं क्या नहीं हुआ होगा, भंगी हो चुका होगा, तभी रिसीवेबल नहीं आ रहा इधर। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड पेएबल भी मैं रिकॉर्ड करूंगा बट ओनली ऑफ एनसीआई। कितना है जी? 37, ये पक्की बात है, यही है, चेक कर लो। ये 150 का 25% यही बनता है। अच्छा जी, अब अच्छा 150 का 75% ये है 1 वही तो बोलूं कि ये तो मैच ही नहीं हो रहा। ओके जी। अच्छा भाई ग्रुप रिजर्व और एनसीआई, ग्रुप रिजर्व कितने से? 1125 और एनसीआई आ गया मेरे पास। अच्छा देखो टेक्निकली ये तो हमने करेक्शन की है ना, क्या यही 112500 पेरेंट एंटिटी अपने ग्रुप रिजर्व में बुक करके बैठा होगा? ये यहां से निकल के उसने प्लस माइनस क्या किया, इसको जीरो किया। एनसीआई को उसका पैसा क्या हो गया, रियलाइज हो गया। और ग्रुप से बाहर से कितने पैसे जा रहे हैं? 37,500। बात क्लियर है सर? इसके बाद ये भी डन। अच्छा भाई वो बोल ये रहे कि पेरेंट एंटिटी ने गुड्स बेचे हैं सब्सिडरी को जुलाई 1 2020 को। डिटेल्स जो के हैं वो ये हैं, कंप्यूटर जो बेचे हैं वो सोल्ड किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 3 लाख, मार्जिन दिया हुआ है, यूज्ड बाय एनके लिमिटेड एज अ पीपी। अच्छा यार प्लीज सुकून से समझना इधर, ये क्या था जी? कंप्यूटर्स है, ये 5वीं एडजस्टमेंट है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, 3 लाख रुपीस की एक ये अमाउंट सेलिंग प्राइस दी हुई है, ऐसा ही है ना? इसका सिंपल कितना ले लें? कितना आ गया? कितना? 90। अच्छा भाई 90,000 आ गया हमारे पास, और ये 90,000 मेरे पास हम कह सकते हैं ये अनरियलाइज, क्योंकि देखो उसने आगे बेचा नहीं है, इसने अपने पीपी का बना दिया इस्तेमाल में अपने। अच्छा अब मैं पूछता ये हूं, क्या यही प्रॉफिट सामने वाली सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ पीपी में शामिल है? अब ये जब तक रहेगा जब तक ये डेप्रिशिएट नहीं हो जाता। अच्छा देखो मुझे, अगर मैं पीपी को यानी यही इन्वेंट्री 210 की बेचता ना और ये डेप्रिशिएट होता तो ग्रुप की जात पे कोई इफेक्ट नहीं आता। पर अब ये एक 210 की चीज कितने में बिकी है? 3 में। तो सर 90,000 का प्रॉफिट ग्रुप के अंदर ही है, पर ये ग्रुप के अंदर 90,000 नहीं है,
ये कुछ डेप्रिशिएट हो गया है, तो सर मैं सिर्फ इसको 81,000 इसकी एंट्री सजेस्ट करो। ग्रुप रिजर्व डेबिट और पीपी क्रेडिट। अब इन्वेंट्री क्यों नहीं कर रहे? वेरी गुड यार, अब उसका अपने पीपी में रखा हुआ है ना कि इन्वेंट्री में। तो सर आपने ग्रुप रिजर्व को डेबिट किया 81,000 से और पीपी को क्रेडिट किया 81,000 से। ये कितने लोगों ने सही किया था? ये वेरी गुड। अच्छा, मुश्किल वाले नहीं किए थे? तो सही नहीं किए थे इधर। अच्छा भाई, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹250, मार्जिन 25% का। प्लीज सुनिएगा। हेल्ड बाय सब्सिडरी फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी उसने इन्वेंट्री में रखा हुआ है। तो आगे समझें, सब्सिडरी ने उसको एनआरबी पे लेके आ गया कितने पे? 230 पे, और उसने एक भी इन्वेंट्री नहीं बेची आगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, इन्वेंट्री में से कितना बच गया? क्योंकि कुछ तो रिवर्स हो गया। किस नाम पे? एनआरबी के नाम पे। तो मैं क्या पूरा गेम रिवर्स करूंगा, बचा कुचा? अच्छा जी, अब देखते हैं। अच्छा भाई, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी, जल्दी बताना। 25% है। अच्छा भाई, अब प्लीज समझिएगा, समझिएगा प्लीज। अच्छा, वैसे ही अगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि तुम अगर इसका 75% बताओ तो कितना आता है? 187। क्या हम कह सकते हैं कि पेरेंट एंटिटी की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये है? पेरेंट एंटिटी को इतने का पड़ा है, ऐसा ही है ना? उसने ये चीज उठा के कितने में बेची? 2.5 लाख में। तो कितने का प्रॉफिट चार्ज किया? अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि जो सब्सिडरी है उसकी किताबों में ये इनिशियली 2.5 लाख पे गया था, ऐसा ही है? उसने एनआरबी लॉस बुक किया 20,000 रुपए का, 230 पे आ गया। अच्छा, इस बात को समझें, ये समझाने के लिए कर रहा हूं ये मैं। अगर ये इन्वेंट्री पेरेंट एंटिटी की किताबों में ही होती तो कभी ये इंपेयर नहीं हुई होती। ये 230 पे, ये इस पे 1875 पे रहती ना, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का कॉन्सेप्ट है ना। कॉस्ट कम होती है एनआरवी, तो वहां पे ऐसी क्या मौत आ गई कि उसको एनआरवी लॉस बुक करना पड़ा? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई थी, तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम थी, तो उसने उसको रिटन डाउन कर दिया एनआरवी पे। तो सर समझने की बात यह है कि जो मेरा प्रॉफिट था, क्या वो पूरा है या उसमें से कुछ लॉस के नाम पे रियलाइज हो गया? तो सर अब जो मुझे रिवर्स करना है वो इन दोनों का डिफरेंस है, 42,500। तो सर ये प्लीज समझिएगा, प्रॉफिट किसने बुक किया था? पेरेंट ने। तो सर ग्रुप रिजर्व डेबिट, यही है जी। अच्छा भाई सर, मैंने पूरा रेंज जो पूरा गेन है वो रिवर्स करके एनआरवी को ऐड कर दिया था, क्योंकि ग्रुप का एनआरवी लॉस। चलो जी, पर तो तुमने मैथ्स के हिसाब से सही किया था, पर समझने का तरीका ये है जी। कंप्यूटर वाला, चलो जी, ये अच्छा सवाल है कि सर आ जाए इस एडजस्टमेंट को उठा के देखते हैं कि पीएनएल में अगर इसकी एडजस्टमेंट करूं तो क्या करूंगा। सही है, 1 मिनट देते हैं बस। चलो जी, इधर देख लो, यही एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट की। प्लीज इधर देखना, अभी इसको विद रिस्पेक्ट टू पीएनएल देख लेते हैं। अच्छा, पीएनएल के हवाले से सेल्स की बात होगी, सही है ना? मुझे एक बात बताओ कि जो सेल हुई है वो ग्रुप के बाहर हुई है, आपस में हुई है? वेरी गुड, सुनिएगा। तो सर हमने सबसे पहले सेल्स को रिवर्स कर दिया, ऐसा ही है? कितने से? सर मैं पूरी सीओ जीएस को ही नहीं मानता,
मैं पूरी सीओजीएस को नहीं मानता भाई, सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया, सही है जी, मैं पूरी सीओजीएस को नहीं मानता, तो मैंने पूरी सीओजीएस को क्या किया, ठीक। अच्छा एक बात है, सुनो, पूरी सीओजीएस को इसलिए नहीं मानता क्योंकि टेक्निकली ये ग्रुप के अंदर ही हुई है, तो जब सेल नहीं है तो उसकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मैं उसी का पीएनएल इंपैक्ट बता रहा हूँ। चलें जी, प्लीज मुझे ये बताएं कि इस 3 लाख रुपीस का 70% कितना, 210 आ गया, ऐसा ही है, या प्लीज फोकस होकर सुनना जी। मैंने कहा कि सर ये कुल मिला के 90,000 का गेन रिवर्स होता हुआ दिख रहा है इस एडजस्टमेंट के अंदर, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, सामने वाले की किताबों में ये पीपी कितने से ओवर स्टेटेड है, 81,000 से, तो मैं क्या सर एक काम ये करूं कि मैं पीपी को क्रेडिट कर दूं 81,000 से। देखो ये हो गया पीएनएल, ये हो गया बैलेंस शीट। देखो लॉजिकल सी बात है ना, अगर मैं पीएनएल को लेके चल रहा हूँ, पीएनएल की एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट में जो है वो भी तो रिवर्स करूंगा, ऐसा ही है। अभी मैं प्रूव करता हूँ, जो उसको प्लस माइनस करके मैच करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो आपका डेप्रिसिएशन बुक हुआ था कितने का, 9,000 रुपए का, तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मैंने पूरा गेन रिवर्स किया है ना, ऐसा ही है। तो सर अगर डेप्रिसिएशन रिवर्स करना चाहता हूं कितने का, ये फॉर एग्जांपल अगर एडमिन में बुक हुआ है, क्या ये एंट्री बैलेंस है, ऐसा ही है। अब आगे सुनिएगा प्लीज, समझ जाता हूं यहाँ पे, इधर सुने, क्या मैं ये कह सकता हूं इधर समझने के लिए एक एक करके कि यहाँ पे ग्रुप रिजर्व का मतलब है पीएनएल इंपैक्ट, यहाँ पे ग्रुप रिजर्व का मतलब क्या है, पीएनएल इंपैक्ट। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूं पेरेंट एंटिटी का पीएनएल बना के दिखाता हूं। सेल्स बुक हुई होगी कितने की, 3 लाख की। सीओजीएस बच्चों कितने की बुक हुई होगी, 210 की। जीपी आया होगा 90,000 रुपए का। आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस में 9,000 रुपए का क्या आया होगा, डेप्रिसिएशन, यही है ना भाई, यही बुक हुआ होगा ना। अच्छा अब मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ कि सर ये 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया होगा ओवरऑल बेसिस पे देखूं तो, सही है। अब समझने की बात ये है कि सर अब जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि सर मैं यहां से 3 लाख रुपए सेल्स रिवर्स करूं, 210 की कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स करूं, तो क्या ये 90,000 रिवर्स होके जीरो हो गया, ऐसा ही है। पर बच्चों आपने ये तो जो इम्पैक्ट लिया है वो किस चीज का लिया है, पीएनएल की सेल्स का। अब जो आपने पूरा गेन रिवर्स कर दिया, तो वो जो डेप्रिसिएशन था क्या वो होना चाहिए था, या वो भी रिवर्स कर दूं, वो भी रिवर्स कर दूं। तो भाई मुझे एक बात बताएं, जब वो डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा तो मैंने क्या किया, 9,000 से उसको भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरे पीएनएल इंपैक्ट के अंदर 90,000 ये रहा और 9,000 ये रहा, कुल मिला के कितना आ गया, 81,000। मतलब इसी का रेप्लिका पीएनएल में दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, क्लियर है। हाँ भाई जानी क्लियर है ये बात, भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, ये सिर्फ मैंने बता दिया कि पीएनएल में होता तो इस तरीके से होता, जल्दी। सेट है, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो यार। ओके बेहतरीन है। अच्छा भाई इसके बाद एक एडजस्टमेंट रह गई है किसकी, एसोसिएट की। अच्छा एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, जल्दी बताओ। ये तो आई होप सबने सही किया होगा यार। कॉस्ट कितनी सॉरी बताइए आपने, 1.5 मिलियन। जल्दी से मुझे एट एक्विजिशन पे इसका शेयर कैपिटल 1.5 मिलियन और रिटेन अर्निंग 5 मिलियन, यह आ गया 6 पॉइंट। इसका 25%, सर पहली एंट्री तो आपको यही मिल गई। एक 25, कोई ऐसा नशे जो ये बार्गेन परचेज गेन भूल गया, अम्मी की कसम है सच बताना, क्योंकि वो
सलंग निकल जाते हो आगे, या कोई ऐसा जो पहुंचा ही नहीं हो यहाँ तक? वेरी गुड। इधर चलिए जी सर, आप मुझे बताएं रिपोर्टिंग डेट पे आते आते, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज सिखाई है, खुदा के वास्ते याद रखना, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि यहाँ पे कोई आपस की एडजस्टमेंट पार्क नहीं करना, पहले सीधा सीधा हिसाब किताब ले आओ। अच्छा जी, सीधे सीधे हिसाब किताब के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए जी। अच्छा ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा जी, और इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। अच्छा ये डिविडेंड तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कॉस्ट मॉडल पे डिविडेंड तो आ चुका होगा ना। अच्छा भाई, तो मुझे कोई तुम में से ये बता दे कि रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग फाइनल कितनी है? 66। अच्छा भाई 6470, ये पक्की बात है? ये 2 साल का प्रॉफिट माइनस डिविडेंड कितना आ गया? 7970। ये कितना? 192500। अच्छा भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हमने जो एसोसिएट एक्वायर की साल के बीच में की थी ना, तो ये 6 महीने ही डाले ना तुमने? वेरी गुड। बस ये कितना आ गया? तो आपने क्या कहा भाई? इन्वेस्टमेंट, डेबिट और ग्रुप रिजर्व क्रेडिट 367। अच्छा आइडियली यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाता, बट आप जरा ये देखें कि यहाँ पे कोई आपस की ट्रांजैक्शन है? अच्छा हमने बेचा है ना। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताएं जल्दी से, अमाउंट कितनी है सेल की? सेल अमाउंट कितनी है? सेल अमाउंट 220। मार्जिन कितना है? 40% का भी कितना आ गया? तो सर आप एक काम ये करेंगे, ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया जी। ये प्लस माइनस करके आपकी बैलेंस शीट रहेगी पहली, क्योंकि डबल एंट्री हमने मेंटेन की है। सही है जी। आई होप इससे आपके कॉन्सेप्ट्स रिवैम्प हुए होंगे सारे। ऐसा ही जी। अच्छा जी, एक तो ये माशाल्लाह इन्होंने पूरी जो नहलाया है। अच्छा भाई, तो सर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो क्योंकि अभी अभी अगली क्लास भी है, मैं इसी में चिपका के दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो आप प्लीज को कीजिएगा, ग्रुप पे अलग से भी भेज देता हूँ। सही है जी। कल एक और क्वेश्चन दे दूंगा रात को कंसोल का और लीज का। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट्स। यानी कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये कि वो मैं लाइव यहाँ पे आके सलालत प्रोग्राम शुरू करूंगा, जिसमें पूछूंगा कि अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस क्या आ रही है। सही है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़ जी।